अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आहान ऐसे ही सोना की तस्वीर से बात करता है, पर उसका ध्यान तब टूटता है जब उसके केबिन पर नॉक होता है। आहान बोला, कम इन। एक खूबसूरत सी लड़की केबिन में आती है जिसके हाथ में कुछ फाइल थी। वो मटकते हुए आहान के करीब आती है, पर आहान की नज़र अभी सोना की तस्वीर पर ही बनी हुई थी। जब वो लड़की देखती है कि आहान सोना की तस्वीर को ही घूर रहा है तो वो एक बार फिर चिढ़ जाती है। यह है मिस रोजी, जो आहान की सेक्रेटरी है, जो मन ही मन आहान को पसंद करती है। वो इस बात को भी अच्छे से जानती है कि आहान सिर्फ रायू को ही प्यार करता है, वो उसे ही चाहता है। रोजी सर, यह कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है, मैंने सब कुछ अच्छे से देख लिया है, एक बार आप भी देख लीजिए। आहान बोला, ओके फाइल रख दो, मैं चेक करके भिजवा दूंगा। रोजी बोली, आप आराम से चेक कीजिए, मैं वेट कर लूँगी। बोलते हुए चेयर पर बैठने लगती है। आहान घूर कर रोजी को देखता है। रोजी सकपका जाती है और बैठते बैठते रुक जाती है। ओके सर, मैं जाती हूँ, बाद में आ जाऊँगी फाइल लेने, बोलकर फटाफट निकल जाती है। पूरा ऑफिस आहान के गुस्से को अच्छे से जानता था। कुछ गिने चुने लोगों के अलावा तो और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी आहान से बात करने की। आहान पहले ऐसा नहीं था। पहले वो सबसे अच्छे से हंस बोलकर बातें करता था, पूरे ऑफिस में वो सबसे हंसी मजाक करता था। पर अब उसका बिहेव पहले से काफ़ी रूड हो गया था। वो अधिकतर चिड़चिड़ा ही रहता था। उसे कब किस पर गुस्सा आ जाए कुछ कह नहीं सकते थे। उसके सामने कोई गलती कर दे तो उसकी तो आफत ही आ गई समझो। फिर बेचारे का एक ही हाल होता था, बेइज्जती कर ऑफिस से निकलना। मतलब आहान के पास सब कुछ था पर फिर भी खुशी नहीं थी। वो कहते हैं ना कि जोर जबरदस्ती से कुछ भी हासिल जरूर कर सकते हैं, पर खुशी और सुकून वो ना तो जोर जबरदस्ती से हासिल हो सकता है, ना ही पैसों से इंसान खरीद कर ला सकता है। यही हाल आहान का था। उसे पैसे की तो कमी भी नहीं थी और अब उसका प्यार उसके पास था, पर वो फिर भी खुश नहीं था, क्योंकि वो मन में कहीं ना कहीं जानता था कि यह उधारी की खुशी है, एक ना एक दिन छिन जाएगी। और सोना, वो तो वैसे भी आहान से प्यार नहीं करती थी। वो एक अलग बात है कि वो सब कुछ भूल चुकी थी, पर उसका प्यार जो आदित्य के लिए उसके दिल में था, अपनी याददाश्त गंवा देने के बाद भी आहान उस पर अपना हक नहीं बना सका। आहान वैसे सारी दुनिया पर अपना गुस्सा निकालता था, पर एक सोना ही थी जिसके सामने आने पर वो शांत हो जाता था। आहान अपने ऑफिस का काम करता है। काम में कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। उसके वॉच का अलार्म बजता है तो उसका ध्यान टाइम की तरफ जाता है। आहान बोला, अरे यार, आज तो टाइम का पता ही नहीं चला। वो जल्दी से सब कुछ समेट कर अपनी कार लेकर सोना को पिकअप करने चला जाता है। थोड़ी ही देर में आहान की कार कॉलेज के बाहर थी। वो सोना का वेट करता है पर वो आती नहीं है। वो सोना को कॉल करता है पर वो कॉल भी नहीं उठाती है। वो चिढ़कर जुल को कॉल करता है। जुल आहान का फ़ोन देखकर डर जाती है। वो जैसे ही उठाने जाती है, सोना उसे नामे इशारा करती है और फ़ोन खुद ले लेती है। उधर आहान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कॉलेज की बाकी लड़कियों से सोना के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि राबिया और जुल दोनों ही कब से निकल चुकी हैं। आहान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से से कार के बोनेट पर टिक कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कार लेकर तेजी से निकल जाता है। इधर जुल, रायू तूने अच्छा नहीं किया, वो आहान बहुत गुस्सा करेंगे, हम बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था। रायू अपनी आइसक्रीम खाते हुए, तू डर मत, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। एडी जानते हैं कि मैं कहाँ मिलूंगी, देखना 5 मिनट में तुझे यहाँ खड़े मिलेंगे। जूल बोली, तुझे डर नहीं है क्योंकि तू दुनिया की इकलौती लड़की है जिस पर आहान गुस्सा नहीं करते हैं। बाकी को तो उनकी आंखें ही जान ले लेती है। बाकी बॉडी को तो हिलाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। फिर भी तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम दोनों यहाँ आ रही हो। यह आवाज़ सुनते ही जुल तो शौक में चली गई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं थी मुड़कर देखने की, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि यह आहान की आवाज़ है और अभी वो कितने गुस्से में है। रायू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने कहा था ना, फ़ोन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। एडी, हमें 5 मिनट में यहीं मिलेंगे। देखा, अभी तो 5 मिनट पूरे भी नहीं हुए हैं। आहान अपने दोनों हाथ अपने पैंट की पॉकेट में रखते हुए, अच्छा तो मतलब आप ही हो जो मुझे सता रही थी, यह सारी आपकी ही शैतानी है। रायू मासूम सा फेस बनाते हुए, इसमें शैतानी क्या, हम तो बस आइसक्रीम खा रहे हैं। आहान बोला, तो मुझे बताकर भी तो जाया जा सकता था, मैं खुद तुम्हें यहाँ लेकर आ जाता, पर ऐसे बिना बताए कहीं जाते हैं क्या? और ऊपर से फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, पता है मैं कितना डर गया था।
रायू का चेहरा उतर जाता है। वो अपने दोनों हाथों से कान पकड़ते हुए बच्चों जैसी शक्ल बनाते हुए, आई एम सॉरी, अब आगे से ध्यान रखूंगी। आहान आगे आकर रायू के कान से हाथ हटाता है। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, यह किसी और की जिम्मेदारी थी जिसने सही से नहीं निभाई। बोलते हुए जुल की तरफ घूर कर देखता है, जिससे जुल घबरा जाती है। रायू बोली, अगर आप जुल के लिए बोल रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ही जुल को मना किया था और जब आपका फ़ोन आया तब मैंने ही नहीं उठाया। इसमें जुल की कोई गलती नहीं है, तुम उसे कुछ भी नहीं बोलोगे। आहान रायू को गले से लगाते हुए, ठीक है नहीं बोलूँगा, पर आगे से ध्यान रखना, कहीं भी जाओ तो मुझे बता कर जाना या मेरे ही साथ जाना, ओके। रायू बोली, ओके ध्यान रखूँगी। आहान बोला, चलो घर चलें। तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। हर बार पहले जुल का घर आता है और उसके बाद रायू का, पर इस बार वो बाहर से गए थे तो उनका रास्ता बदल गया था। पहले रायू का घर आया, उसके बाद जुल का। आहान सोना को घर छोड़ता है और खुद भी उतरने लगता है। सोना बोली, अरे एडी, आप यहाँ क्यों उतर रहे हैं, पहले जुल को तो छोड़ दीजिए। जुल बोली, नहीं मैं चली जाऊँगी। रायू बोली, नहीं तुम अकेली नहीं जाओगी, एडी तुम्हें छोड़ देंगे। जुल बोली, अरे नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। दोनों ही बहस करने लगती है, जिससे आहान चिढ़ जाता है। वो रायू को अंदर ले जाता है, जिसे देखकर जुल का दिल एक बार फिर से जल जाता है। एक बार फिर आहान ने उसे अकेला छोड़ दिया था। वो मुड़कर जा रही थी, तभी आवाज़ आई, रुको। आहान की आवाज़ सुनकर जुल के कदम वहीं रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। पर वो मुड़कर आहान को देखती है तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। यह देखकर जुल के चेहरे की खुशी हवा हो जाती है। आहान बिना जुल को देखे एकदम सख्त आवाज़ में, गाड़ी में बैठो। जुल आहान की आवाज़ से डर जाती है। थोड़ी दूर जाकर एक सुनसान जगह पर आहान गाड़ी रोककर बिना कुछ बोले कार से उतर जाता है। जुल आहान को देखती है तो आहान कार की तरफ पीठ करके कार से टिककर खड़ा था। जुल भी चुपचाप धीरे से कार से उतरती है और आहान की साइड जाकर आहान से थोड़ी दूर नीचे मुंह करके खड़ी हो जाती है। आहान अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले रहता है। वो जुल को घूर कर देखता है, पर जुल की हिम्मत नहीं होती कि वो अपना मुंह ऊपर कर आहान को देख सके। बिना आहान को देखे भी उसे पता था कि आहान उसे ही देखे जा रहा है, वो भी गुस्से से। आहान सख्त मगर धीरे से, कुछ कहना नहीं है तुम्हें? मगर जुल की हिम्मत नहीं होती है कि वो आहान को कुछ बोल सके। आहान बोला, कुछ पूछा मैंने? जुल नीचे मुंह करे हुए खड़ी रहती है। डर के मारे उसने अपने कॉलेज बैग को जोर से पकड़ रखा था जो उसके शोल्डर पर था। आहान गुस्से से जुल के दोनों शोल्डर को पकड़कर जोर से कार से टिका देता है और जोर से बोलता है, कुछ समझ नहीं आता है तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? समझाया था ना तुम्हें, वो भी बहुत अच्छे से और प्यार से, कि रायू को लेकर एक एक बात मुझे बताओगी। वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, किससे बात करती है, क्या बात करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, सब कुछ। आई नो एवरीथिंग अबाउट हर। तुम उसके साथ अकेले कैफे गई और यह बात तुमने मुझे बताई भी नहीं। आहान की पकड़ जुल के हाथों पर कसती जा रही थी, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। जिसकी सिकन उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। उसकी आंखें भर आई थी, पर इन सब से आहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जुल डरते हुए, वो रायू ने मना किया। आहान जोर से अपना हाथ जुल के साइड से कार पर मारते हुए, जिससे जुल और ज़्यादा डर जाती है। 1 मिनट के लिए तो उसे लगता है जैसे आहान ने उसे ही मारा हो, पर आहान कार पर मारता है। आहान बोला, कितनी बार कहा है कि हर चीज़ में रायू को बीच में लाया मत करो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तुम्हें उसके साथ रखा ही इसलिए है ताकि तुम मुझे उसके बारे में सब बता सको, पर नहीं, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तुम जानती हो 1 मिनट के लिए भी वो मेरी आंखों के सामने से गायब होती है तो मेरी जान सूख जाती है। मैं कितना डर जाता हूँ, वो मेरे लिए क्या है यह तुम कभी नहीं समझ सकती हो। तुम मेरे बचपन की दोस्त हो तो मुझे लगा तुम मेरे प्यार को समझोगी, पर नहीं, तुम्हें अपने दोस्त के प्यार से क्या मतलब? जुल आँख में आंसू लिए ना में गर्दन हिलाते हुए, नहीं आहान, आप गलत समझ रहे हो, मैं जानती हूँ आप रायू से बहुत प्यार करते हो, पर वो। आहान बोला, पर क्या? पर फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम लोग कॉलेज से बाहर अकेले जा रहे हो। तुम जानती हो ना कि उसका इस तरह अकेले घूमना सही नहीं है। एक तो पहले ही अपनी याददाश्त खो चुकी है, और मैंने तुम्हें उसके पास्ट के बारे में बताया है ना कि वो कैसा आदमी था, कैसे उसके साथ मारपीट करता था। अगर उसे पता चला कि वो जिंदा है तो वो फिर उसे मारने की कोशिश करेगा। तुम चाहती हो कि वो उसे मार दे?
जुल बोली, नहीं नहीं आहान, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं किसी भी कीमत पर रायु के ऊपर आँच नहीं आने दूंगी। इसलिए नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, वो मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है और उससे भी बढ़कर एक अच्छी इंसान है। मैं उसे उस राक्षस के हाथ कभी नहीं आने दूंगी। मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हम कहीं भी कभी भी जाएंगे तो सबसे पहले तुम्हें खबर करेंगे। आहान बोला, थैंक यू जुल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरी बचपन की दोस्त होने के नाते तुम मुझे ज़रूर समझोगी, मैं जानता था। बोलते हुए जुल को गले से लगा लेता है। आहान की इस हरकत से जुल शॉक्ड हो जाती है। उसके हाथ हवा में ही झूल रहे होते हैं। आहान जुल से दूर होते हुए, सॉरी। जुल बोली, कोई बात नहीं। आहान बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोनों ही जुल के घर की ओर चल देते हैं। थोड़ी ही देर में जुल का घर आ जाता है। जुल उतरने लगती है। आहान बोला, जुल। जुल के हाथ कार के दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। आहान बोला, मैंने जो कहा आई होप तुम्हें याद रहेगा। जुल हाँ में गर्दन हिलाती है और उतर कर अपने घर में चली जाती है। आहान अपने आप से, मुझे माफ़ करना सोना, तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे मेरे अपनों से ही न जाने क्या क्या झूठ बोलने पड़े। सभी मेरा आंख बंद करके विश्वास करते हैं और तुम्हें आदित्य से दूर रखने में मेरी मदद करते हैं। इधर इंडिया में गीता कहाँ पर है, जल्दी से खाना लगा दे। गीता बोली, जी माँ जी, अभी लगा रही हूँ। गीता किचन से ही बोलती है। शांति जी, चल अनु खाना खा ले। अनुराधा जी बोली, तुम लोग खा लो, मेरा मन नहीं है। शांति जी बोली, तू रोज छोटे बच्चों जैसी जिद करती है कि मैं नहीं खाऊंगी और रोज तुझे मुझे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। आखिर कब तक चलेगा ऐसा? चल खाना खा ले, तुझे दवाई भी लेनी है वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। अनुराधा जी उदासी भरे लहजे में बोली, अच्छा ही है, वैसे ही जीने का मोह किसे है? जिससे मोह था वो तो निर्मोही निकली। जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी यह बूढ़ी माँ कैसे जिएगी। अनुराधा जी की बात सुनकर शांति जी की भी आंखें नम हो जाती हैं। शांति जी बोली, कब तक उसे याद करके रोएगी? तेरी तो बहू थी, मेरी तो बेटी थी, फिर भी मैंने तो उसके बिना जीना सीख लिया है। तू भी कब तक ऐसे रहेगी? अनुराधा जी बोली, बहू थी पर मैंने उसे हमेशा बेटी ही माना था। वो थी तब सब कुछ था मेरे पास, एक हंसता खेलता परिवार था मेरा। उसके जाने के बाद सब कुछ बिखर गया है। तेरे पास जीने का सहारा है, तेरा बेटा है, बहू है, पोता भी है। मुझे तो अपने बेटे को देखे भी 4 साल हो गए हैं। शांति जी बोली, मेरे बेटे बहू तेरे कुछ नहीं लगते क्या? तेरे लिए हम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गए और तू परायों जैसी बात कर रही है। क्या हम तेरे अपने नहीं हैं? अनुराधा जी बोली, नहीं शांति, ऐसा नहीं है। तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? तुम लोग नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा भी नहीं होती। शांति जी बोली, तो बस हमारे लिए खाना खा ले। अनुराधा जी बोली, नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं है। आज मुझे मेरे आदि की बहुत याद आ रही है। उसे देखे बगैर मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। शांति जी बोली, अनु क्यों बेकार की जिद कर रही है? तू जानती है ना वो हमसे बात तक नहीं करता, मिलना तो दूर की बात है। अनुराधा जी बोली, नहीं मैं अपने बेटे से जब तक मिल नहीं लेती मैं कुछ नहीं खाऊंगी, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। शांति जी बोली, अनु यह कैसी बच्चों जैसी जिद है, चल खाना खा ले। अनुराधा जी बोली, नहीं, जब तक आदि नहीं आएगा मैं नहीं खाऊंगी। अगर अपने बेटे को देखने की चाह में मेरे प्राण निकल जाते हैं तो भी गम नहीं, पर मैं उसे देखूंगी। 4 साल, पूरे 4 साल हो गए हैं जब वो हमें छोड़ कर गया है। इन 4 सालों में सिर्फ 3 बार बात की उसने मुझसे। अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है हमने जो वो हमें ऐसी सजा दे रहा है? पहले बेटी छोड़ गई, फिर बेटा भी चला गया। अरे ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। बोलते बोलते अनुराधा जी रोने लगती हैं। शांति जी अनुराधा जी को गले से लगा लेती हैं। दोनों ही रोने लगती हैं। दोनों ही सहेली एक दूसरे का दर्द अच्छे से समझती थी, क्योंकि दोनों का दर्द कहीं ना कहीं एक ही था। वहीं कोई था जो दोनों सहेलियों को चुपके से देख रहा था और उनकी बातें सुन भी रहा था और फिर बाहर जाकर किसी को कॉल करता है। हेलो सर, वो आज माजी ने खाना नहीं खाया है। वो जिद कर रही हैं कि जब तक वो अपने बेटे से नहीं मिल लेती खाना नहीं खाएंगी। काफ़ी रो भी रही थी। ऐसे तो उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। सामने से कोई कुछ नहीं बोलता है, बस फ़ोन रख देता है। वो आदमी कमाल है, कुछ भी नहीं बोला। ऐसा कौन बेटा होगा जो अपनी माँ को इस हाल में देखकर भी इतना शांत है? बिना कुछ बोले ही फ़ोन काट दिया। इधर दिल्ली में डार्क सा रूम जिसमें एक शख्स बैठा हुआ था। रूम में इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस अपने फ़ोन के वॉलपेपर को ही घूरे जा रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि आदित्य था, जो फ़ोन की स्क्रीन पर सोना की तस्वीर को देख रहा था। बहुत देर तक अपने फ़ोन की स्क्रीन को एकटक देखने के बाद वो बेमन से एक नंबर पर कॉल करता है। फ़ोन बजता है तो अनुराधा जी अपना फ़ोन उठाती हैं। हेलो कौन? अनुराधा जी बोलती हैं।
उधर से आवाज आती है, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? यह सुनकर अनुराधा जी के उदास चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अनुराधा जी बोली, आदि बेटा तुझे पता है आज तेरी कितनी याद आ रही थी। तू कैसा है बेटा, कहाँ है, घर आ जा बेटा। अनुराधा जी एक सांस में सब कह देती हैं। आज कितने टाइम बाद वो अपने बेटे से बात कर रही थी। आदित्य बोला, देखिए अनुराधा जी, मेरे साथ जिस रिश्ते को ढूंढ रही हैं वो कब का मर चुका है। आपने खुद मेरे साथ अपने रिश्ते को जलाकर ख़त्म कर दिया है। तो अब दिखावा करना बंद कर दीजिए कि आपको आपके बेटे से प्यार है, उसकी फ़िक्र है। यह सब मेरे लिए एक भद्दे मजाक जैसा है। खाना न खाकर और अपनी तबीयत बिगाड़ कर आप सोचती हैं कि मैं आपके पास आ जाऊंगा और आप लोगों ने जो मेरे साथ किया वो मैं माफ़ कर दूंगा। तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूंगा, ना कभी आप लोगों के पास आऊंगा। तो अगर अभी भी खाने न खाने का नाटक करना है तो आप कर सकती हैं। आदित्य की इतनी जली कटी बातें सुनकर अनुराधा जी का दिल धक से रह जाता है। जो बेटा उनसे इतना प्यार करता था कि उनका कहा कभी नहीं टालता था, आज वो ही बेटा उनसे इतनी नफरत करता है। यह उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। फ़ोन स्पीकर पर होने के कारण शांति जी भी आदित्य की सारी बातें सुन लेती हैं। शांति जी से रहा नहीं जाता है। शांति जी गुस्से से, जानते हैं कि तुम्हारा दर्द बड़ा है, पर हमने भी अपनी बेटी खोई है। हमें भी उतना ही दर्द है जितना तुम्हें है, पर हम तुम्हारी तरह दूसरों पर इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं। अपनी माँ को इतना सब बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बीमार माँ से कोई ऐसे बात करता है क्या? आदित्य व्यंग भरी हंसी हंसते हुए, आपको दुख है अपनी बेटी के खोने का? अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। शांति जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य बोला, हाँ बहुत फर्क पड़ता है। जब भी मज़े से अपने बेटे बहू और अपने पोते के साथ में इस तरह हंसते खेलते मुस्कुराती रहती हैं। मुझे तो लगता है कि आपको याद भी नहीं होगा कि आपकी कोई बेटी भी थी। आपके जैसे लोग मैंने आज तक नहीं देखे। शांति जी गुस्से से बोली, आदित्य जी, मैं आपसे कुछ कह नहीं रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जो मन है वो कहते जाएंगे। जरूरी नहीं है किसी इंसान को रोते हुए ही याद करना, उसे खुशी से भी याद करते हैं। मेरी सोना हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती थी। उसके होते हुए कोई भी इंसान दुखी नहीं हो सकता था। और मैं जानती हूँ कि वह कभी भी नहीं चाहेगी कि हम उसकी याद में रोते रहें। और उसकी याद में रोकर उसकी आत्मा को दुखी मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वह जहाँ पर भी है वह बस यही चाहेगी कि हम सभी लोग खुश रह सकें। पर आपके इन हरकतों से उसकी आत्मा को ज़रूर दुख पहुँचेगा। उसके जाने के बाद जिस तरीके से आपने अपनी माँ के साथ में बर्ताव किया है, वह कभी नहीं चाहेगी कि आप कभी अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करें। आज वह जहाँ भी होगी आपके इस हरकत से ज़रूर दुखी होगी। अगर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तो उसकी वजह हम नहीं, आप हैं। आपको क्या लगता है कि वह इस तरीके से आपको देखकर खुश हो रही होगी? उसे अच्छा लग रहा होगा कि आप इतनी तकलीफ में हैं? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी मेरी बेटी। वो तो सभी को खुश रखने वालों में से थी। सबको खुश रख कर ही उसे खुशी मिलती थी। वैसे यह सब बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? इतना तो आप भी उसे जानते थे, या शायद आप जानते ही नहीं थे कि वह कैसी थी। वरना आप खुद ही समझ जाते कि वो क्या चाहती थी और इतना बोलकर फ़ोन रख देती हैं। 2 मिनट तक तो दोनों ओर शांति छा जाती है। आदित्य अपने फ़ोन में सोना की फ़ोटो को देखते हुए, सोना, क्या तुम्हारी माँ सच कह रही थी? क्या सब कुछ मेरी गलती है? क्या मेरी वजह से तुम दुखी हो? वह चाहती हैं कि मैं उन लोगों को माफ़ कर दूं, पर मैं उन्हें कैसे माफ़ कर दूं जिन्होंने मुझे तुम्हें आखिरी बार देखने का हक तक नहीं दिया हो? मुझसे मेरा हक छीन लिया। उन लोगों को मैं कैसे माफ़ कर दूं? उनकी वजह से मैं एक आखिरी बार तुम्हें गले नहीं लगाया, तुम्हें मैं देख नहीं सका। अरे बेहोश था मैं, मर थोड़ी ना गया था जो उन्होंने मेरे होश में आने से पहले ही तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया। यह हक सिर्फ मेरा था और सिर्फ मेरा ही था। उन्होंने मुझसे यह हक भी छीन लिया, तो क्यों माफ़ कर दूं? उन्हें लगता है कि तुम्हें भूलना आसान है, पर ऐसा नहीं है सोना। तुम मेरी रूह में समाई हो, तुम्हें कैसे भूलकर आगे बढ़ सकता हूँ? तुम तो घर वालों को अपनी आखिरी इच्छा में मेरे लिए एक जिंदा लाश जैसी जिंदगी देकर मुझे चली गई। अब तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँ? कहाँ चली गई हो तुम सोना? क्यों चली गई हो मुझे छोड़कर? तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मेरी दुनिया तुम्ही से शुरू होती है और तुम्ही पर खत्म। तुम्हारे बिना ये जिंदगी बेरंग है। तभी आदित्य के रूम का कोई दरवाज़ा खटखटाता है। आदित्य अपने आप को ठीक करते हुए सारे आंसुओं को पोंछकर सलीके से बैठ जाता है। जिस चेहरे पर अभी बेतहासा दर्द था उस पर मासूमियत छाई हुई थी। वो भी एक पल में ही वो चेहरा बिना किसी भाव के भाव विहीन हो गया। आदित्य ने अपनी एरोगेंट वॉइस में कहा, कम इन।
सामने एक हट्ठा कट्ठा आदमी खड़ा था जो आदित्य का मैनेजर के साथ साथ आदित्य का बॉडीगार्ड भी था, जिसका नाम रॉबिन था। रॉबिन बोला, सर वो आज की मीटिंग, या अगर आप चाहें तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। आदित्य अपनी जगह पर खड़े होते हुए और अपने दोनों हाथ अपने पॉकेट में डालते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है। रॉबिन बोला, सर वो आप आप ठीक तो हैं ना? रॉबिन पिछले 4 साल से आदित्य के साथ था। एक उसी ने ही आदित्य को तड़पते, बिखरते और उसके बाद संभलते हुए देखा था। एक वो ही था जो बिना कहे ही आदित्य के दिल का हाल जानता था, इसलिए आज भी वो समझ गया था कि आदित्य ठीक नहीं है। आदित्य बोला, तुम्हें ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम कार निकालो, मैं आ रहा हूँ। रॉबिन बोला, जी सर। रॉबिन वहाँ से चला जाता है। आदित्य भी अपने गॉगल्स आँखों पर चढ़ाए हुए आकर कार में बैठ जाता है। रॉबिन फुर्ती से कार को ऑफिस की तरफ दौड़ा देता है। आदित्य, मीटिंग के सारे अरेंजमेंट हो गए हैं? रॉबिन कार चलाते हुए, जी सर हो गए हैं, हमेशा की तरह, आपको कोई देख भी नहीं पाएगा और मीटिंग भी अच्छे से हो जाएगी। आदित्य अपनी फाइल को पढ़ते हुए, ओके। रॉबिन हिचकते हुए, सर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आदित्य अपनी फाइल को पढ़ते हुए ही, काम की हो तो करो वरना बकवास सुनने का मेरा मूड नहीं है। रॉबिन बोला, तो फिर रहने दीजिए सर। आदित्य, बोलो क्या हुआ? रॉबिन, नहीं सर, आप गुस्सा करेंगे। आदित्य बोला, तुम्हें पता था कि गुस्सा करूंगा तो शुरू ही क्यों करते हो? रॉबिन बोला, सर आप कब तक ऐसी दुनिया के सामने नहीं आएंगे? 4 साल से किसी ने आपको देखा नहीं है, किसी से आप मिले नहीं हो, यहाँ तक कि आपकी माँ से भी नहीं मिले हो। मुझे पता है आज उन्होंने सुबह से खाना भी नहीं खाया है। एक बार प्लीज उनसे मिल लीजिए। आदित्य बोला, स्टॉप द कार। रॉबिन बोला, क्यों सर? आदित्य, आई सेड स्टॉप द कार। रॉबिन कार रोक देता है। आदित्य कार से उतरकर फुर्ती से रॉबिन को उतार देता है और खुद ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाता है। रॉबिन को तो जैसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। वह खड़े हुए कार को जाते हुए देखता रह जाता है। तभी रॉबिन के फ़ोन पर मैसेज आता है जो आदित्य का था। ज़्यादा बकवास करने की आदत है ना, तो अब पैदल ऑफिस आना, वो भी 10 मिनट में। रॉबिन आदित्य के मैसेज को आंखें फाड़ कर देखता रह जाता है। 2 मिनट तक तो फ़ोन को ऐसे ही घूर के देखने के बाद अब ऑफिस की तरफ दौड़ लगा देता है, क्योंकि वो जानता था कि अब अगर आदित्य की बात नहीं मानी तो आदित्य इससे भी बड़ी सज़ा देगा। इसलिए वो आदित्य के दिए हुए टाइम पर पहुंचने के लिए दौड़ लगा देता है। आदित्य 5 मिनट में ऑफिस पहुंच जाता है। वो अपनी पर्सनल लिफ्ट से ऑफिस के लास्ट फ्लोर जहां उसका केबिन था वहां जाता है। आदित्य के केबिन और लिफ्ट में जाने की इजाज़त उसके सिवाय सिर्फ रॉबिन को ही थी। उसकी लिफ्ट भी कोई यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक ही पासवर्ड से चलती थी, जिसका पासवर्ड उन दोनों को ही पता था, और सिर्फ वो ही एक लिफ्ट थी जो आदित्य के केबिन तक जाती थी। आदित्य के दिए हुए टाइम के तकरीबन 2 मिनट बाद रॉबिन हाँफते हाँफते आदित्य के सामने खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट थी। आदित्य अपनी घड़ी देखते हुए, तुम पूरे 2 मिनट लेट हो, अब उसके लिए क्या कहना चाहोगे? आदित्य ने जैसे ही यह बोला, रॉबिन की हवाइयाँ उड़ गई। रॉबिन बोला, सर यह तो गलत है, एक तो पैदल दौड़ते हुए जान निकल गई और आप बोल रहे हैं मैं 2 मिनट लेट हूँ। आदित्य बोला, यह तो तुम्हें बकवास करने से पहले सोचना चाहिए था। तभी रॉबिन का फ़ोन बजता है। रॉबिन बोला, सर एक मीटिंग अर्जेंट है। रॉबिन किसी से बात करता है और फ़ोन काट देता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। आदित्य बोला, क्या हुआ है? रॉबिन बोला, सर वो आपकी माँ, वो हॉस्पिटल में है। उन्होंने जिद करी थी कि वो जब तक आपसे मिल नहीं लेती वो कुछ नहीं खाएंगी, और अब उनकी तबीयत बिगड़ गई है। आदित्य बिना कुछ बोले अपने ऑफिस की खिड़की पर जाकर खड़ा हो जाता है। रॉबिन को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। रॉबिन बोला, सर क्या आप अपनी माँ से मिलने जाओगे? रॉबिन बोला, क्या हुआ सर, आप अपनी मॉम से मिलने नहीं जाओगे? आदित्य कोई जवाब नहीं देता है, अपनी ही धुन में खड़ा होकर बाहर की तरफ देखता है। थोड़ी देर बाद वापस पलटते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन से रॉबिन से कहता है, गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल चलते हैं। रॉबिन 1 मिनट के लिए तो शक पका जाता है कि आदित्य ने हाँ कर दी है, पर अगले ही पल वह फुर्ती से, जी बॉस मैं अभी निकालता हूँ, और वह फटाफट नीचे चला जाता है। 5 मिनट बाद आदित्य भी गॉगल चढ़ाते हुए आकर सीधे कार में बैठ जाता है। आदित्य जैसे ही हॉस्पिटल के सामने देखता है, उसे वही 5 साल पुराना मंजर नजर आता है जब वह हॉस्पिटल में था और सोना की मौत हो चुकी थी। यह सोचते ही उसके हाथ की नसें तन जाती है और मुंह के जबड़े भी कस जाते हैं। रॉबिन बोला, क्या आप ठीक हैं सर? आदित्य हाँ में जवाब देता है। फटाफट गेट खोलता है। आदित्य जैसे ही बाहर आता है, कई सारे बॉडीगार्ड उसे घेर लेते हैं। आदित्य रॉबिन को देखता है।
रॉबिन आदित्य से, बॉस आपकी इच्छा थी कि कोई आपको देखे ना, चलिए आप जल्दी से। आदित्य बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। रॉबिन ने पहले ही हॉस्पिटल में पता कर लिया था कि अनुराधा जी कौन से फ्लोर पर कौन से रूम में है। रॉबिन सीधा आदित्य को लेकर वहीं जाता है। आदित्य अपने गार्ड्स को दरवाजे के बाहर ही हाथ इशारे से रोक देता है और खुद दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। कमरे में अनुराधा जी बेड पर लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और शांति जी उनके पास बैठी हुई थी। दरवाजे की आहट जैसे ही होती है, अनुराधा जी आंखें खोलती हैं तो उनके मुरझाए चेहरे पर अचानक से चमक आ जाती है। उनकी आंखें खुशी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और चेहरे पर ना जाने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। शांति जी भी पलट कर देखती हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, पर पुरानी बात को सोचते ही वह वापस उतनी ही जल्दी गायब हो जाती है। आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के दोनों को देख रहा था। आदित्य चलकर अनुराधा जी के पास में आता है। अनुराधा जी आदित्य का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती हैं। आदित्य अपना हाथ पीछे कर लेता है। अनुराधा जी की भी चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। आदित्य बोला, ये क्या नाटक लगा रखा है आपने? आपको समझ क्यों नहीं आता है? मैं आप लोगों से मिलना नहीं चाहता हूँ। क्यों बार बार मेरे सामने आकर मेरे जख्मे को कुरेद देते हो? मुझे इस जिंदगी से और न ही किसी रिश्तेदार से कोई मतलब है। सोना की दी हुई कसम की वजह से आज जिंदा हूँ, वरना उसके साथ कभी यह दुनिया छोड़कर जा चुका होता। अब जी रहा हूँ तो मुझे शांति से जीने क्यों नहीं देते हो? क्यों बार बार वापस से वहीं लाकर खड़ा कर देते हो? आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है? जैसे सोना मर चुकी है वैसे मैं भी मर चुका हूँ आप लोगों के लिए। यह बात आप लोग कब समझेंगे? यह सुनकर अनुराधा जी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं शांति जी की भी आंखें नम हो जाती है। आदित्य आगे कहता है, आप दोनों खुश हैं। आपने भी सोना के भाई को अपना बेटा मान लिया है। आपके पास में एक पोता भी है, सब कुछ है आपके पास। तो आप उन लोगों के साथ में खुश क्यों नहीं रहती हैं? क्यों मेरा जीना मुश्किल कर रही हैं? मैं आपसे आज आखिरी बार कह रहा हूँ, आज के बाद आपने कभी भी मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करी तो मैं भूल जाऊँगा कि सोना ने मुझे कोई कसम दी है या उसकी आखिरी इच्छा क्या है। मैं सचमुच अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। अनुराधा जी अपने हाथ और गर्दन से नामे इशारा करती हैं और अपना मास्क निकाल देती हैं और हाथ जोड़कर बोलती हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद कभी तुम्हें फ़ोन नहीं करूँगी। यह बोलते बोलते उनका गला भर्रा जाता है। यह शब्द उन्होंने कितनी मुश्किल से कहे थे, यह बस वही जानती थी। उनकी आवाज़ में दर्द साफ छलक रहा था। यह सुनकर आदित्य के दिल में भी एक दर्द सा उठता है। उससे भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी माँ उसके सामने हाथ जोड़कर ऐसे बोलती है। आदित्य से रहा नहीं जाता है। आदित्य आगे बढ़कर अनुराधा जी का हाथ पकड़कर नीचे कर देता है और उनके पास में वहीं बैठ जाता है। देखिए अनुराधा जी, मेरा कोई इरादा नहीं है कि आपको दुख पहुंचाऊं, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख भरा पड़ा हो वह इंसान दुख के सिवा और कुछ भी दे नहीं सकता है। और मेरी ज़िंदगी में दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। जो मेरे पास है मैं वही दुनिया को लौटा सकता हूँ। तो आप मुझसे प्यार की उम्मीद ना ही करें तो बेहतर होगा। आप मुझे बार बार फ़ोन करके खुद भी दुखी होती हैं और मुझे भी करती हैं। मैं जी रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी शांति से रहें। और एक कसम आपने मुझे दी थी, एक कसम मैं आपको देता हूँ कि आप अपने बेटे से प्यार होगा तो आप आज के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगी, कभी भी अपना खाना पीना नहीं छोड़ेंगी, ना ही दवाई लेना छोड़ेंगी और अपना ध्यान रखेंगी। बस मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ। अब मैं चलता हूँ, आप मुझे वापस मत बुलाना, क्योंकि मैं इंडिया में नहीं रहूँगा। मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ और वापस कब लौटूंगा मुझे खुद नहीं पता है। इतना बोलकर झट से कमरे से बाहर निकल जाता है। अनुराधा जी सुनी आंखों से आदित्य को देखती रहती हैं। आदित्य फुर्ती से अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। उधर हॉस्पिटल में अनुराधा जी शांति जी को देखते हुए, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जो भगवान ने मुझे यह सजा दी है? पहली बेटी चली गई, अब बेटा भी मुझसे दूर हो गया। ऐसा मैंने क्या कर दिया है? बोलकर रोने लगती हैं। शांति जी अनुराधा जी को संभालते हुए, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है अनु कि यह वही लड़का है जो अपनी माँ से इतना प्यार करता था। आज एक लड़की के लिए वह अपनी माँ को भूल गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं खुश हूँ कि मेरी बेटी से कोई इतना प्यार करता है या दुखी हूँ कि उसके जाने के बाद उसने ज़िंदगी जीना ही छोड़ दिया है। आदित्य जी सोना की एक आखिरी इच्छा का मान रखते हुए आज तक उसका निभा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि कोई किसी से इतना प्यार भी कैसे कर सकता है। उसने हमारे बोले हुए झूठ को सच मान 5 साल से झूठ को निभा रहा है। कोई किसी के दिल में इतनी भी मोहब्बत कैसे भर सकता है अपने लिए कि उसके मरने के 5 साल बाद भी आज सिर्फ उसकी इच्छा का मान रखने के लिए वह जिंदा है।
पर मुझे माफ़ कर देना अनु, शायद मेरे झूठ की वजह से वो तुझसे नफरत करता है। मुझे लगता है कि हमें उसे सच बता देना चाहिए कि जिस तरह वो आखिरी बार अपनी सोना से नहीं मिल पाया, हम भी नहीं मिल पाए थे। हमने भी उसे आखिरी बार नहीं देखा। अनुराधा जी शांति जी का हाथ पकड़ते हुए, नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करना। अगर उसे सच पता चल गया तो वो भी हमसे दूर हो जाएगा। सोना तो हमें बिना कुछ बोले इस दुनिया से चली गई थी। मैं तेरा हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि तेरे बोले हुए झूठ की वजह से आज मेरा बेटा कम से कम जिंदा तो है, वरना तो मैं उसे 5 साल पहले ही खो चुकी होती। मरते दम तक हमें यह बात अपने तक ही रखनी है, चाहे वो हमसे नफरत ही क्यों ना करे, पर कम से कम वो जिंदा तो है। मुझे इस बात की ही तसल्ली है, वरना 5 साल पहले तो हमारा सब कुछ खत्म ही हो गया था। दोनों ही बातें करते करते पुरानी 5 साल की यादों में खो जाते हैं। 5 साल पहले जब सोना के एक्सीडेंट हुआ था और आदित्य को डॉक्टर से पता चला था कि वह इस दुनिया में नहीं रही है, तो आदित्य वहीं बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल से जब सोना की एक्सीडेंट की खबर अनुराधा जी और शांति जी को लगती है तो वह दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आती हैं। जब वह आती हैं तब उन्हें पता चलता है कि सोना का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वह अब इस दुनिया में नहीं रही है और आदित्य की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अनुराधा जी और शांति जी रोते हुए डॉक्टर के पास आती हैं। डॉक्टर, प्लीज़ हमारे आदित्य और सोना को बचा लीजिए। डॉक्टर बोला, देखिए हम सोना को नहीं बचाए हैं, उनकी तो ऑन द स्पॉट ही मौत हो चुकी थी। यह सुनकर शांति जी और अनुराधा जी के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दोनों के कदम लड़खड़ा जाते और दोनों निढाल होकर जमीन पर बैठ जाते हैं। डॉक्टर बोला, देखिए अपने आप को संभालिए, सोना जी तो नहीं रही, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं और मिस्टर आदित्य भी बेहोश हैं, हालांकि उनकी भी क्रिटिकल सिचुएशन ही है। उन्होंने सोना जी के बारे में सुना तो उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। अभी तो वह बेहोश है, पर पता नहीं उठने के बाद फिर से वो सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं, या उन्हें कुछ। अनुराधा जी बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, हमें आदि और सोना से मिलना है। डॉक्टर, आदित्य जी तो अभी आईसीयू में हैं और सोना की बॉडी ऐसी नहीं है कि आप देख सकें। शांति जी गिड़गिड़ाते हुए, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, आखिरी बार अपनी बेटी का चेहरा देख लेने दीजिए। डॉक्टर बोले, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, उनका चेहरा बहुत बुरे तरीके से बिगड़ गया है, आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगी। उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा चोट आई है, कोई भी उन्हें इस हालत में देख नहीं सकता है, आप उन्हें नहीं देख पाएंगी। अनुराधा जी बोली, ऐसे कैसे हम अपनी बच्ची को नहीं देख पाएंगे, हमें देखना है। डॉक्टर बोला, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, ट्रक उनकी पूरी बॉडी को रौंदते हुए चला गया है, जिससे उनके शरीर की बहुत बुरी स्थिति हो गई है। एक डॉक्टर होकर मैं भी देखकर सहम गया था। डॉक्टर दोनों को समझाने का भरसक प्रयास करते हैं, पर दोनों ही जिद पर अड़ी हुई थी। शांति जी और अनुराधा जी नहीं मानती हैं। डॉक्टर बोले, ठीक है चलिए। फिर डॉक्टर उन दोनों को लेकर उस रूम में जाते हैं जहाँ पर बॉडी रखी हुई थी। वह जैसे ही कपड़ा हटाता है, अनुराधा जी और शांति जी दोनों की चीखें निकल जाती है और वह दोनों ही मुंह फेर लेती हैं। शांति जी बोली, नहीं ये मेरी सोना नहीं हो सकती है, सोना नहीं है। डॉक्टर बोले, देखिए मैंने तो पहले ही कहा था कि बॉडी की बहुत बुरी स्थिति है, आप लोग देख नहीं पाएंगे। वहाँ पर खड़ी नर्स दोनों को बाहर लेकर आती है। अनुराधा जी और शांति जी दोनों ही बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। डॉक्टर शांति जी से बोले, देखिए बॉडी की स्थिति बहुत ख़राब है, आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए और जितना जल्दी हो सके इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। शांति जी बोली, पर जब तक आदित्य जी को होश नहीं आ जाता तब तक हम उनका अंतिम संस्कार कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आती है, फिर भी वो उन दोनों को समझाते हुए, देखिए आदित्य जी की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी, मुझे नहीं लगता है कि वह इस हालत में उन्हें देख पाएंगे। उनकी मौत की खबर सुनकर ही उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है, वो यह सब सहन नहीं कर पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें भी खो दें। अनुराधा जी जोर से चीखते हुए, नहीं नहीं, मेरे आदि को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बोली, देखिए एक डॉक्टर होने के नाते मैं ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ जिस तरीके से उन्हें उनकी मौत की खबर मिली थी, जैसा उन्होंने रिएक्ट किया था, उनकी बॉडी को देखकर वो और ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे और उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी अभी भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि उन्हें कब तक होश आएगा। डॉक्टर अपनी भरसक कोशिश कर रहा था कि वह आदित्य के होश में आने से पहले ही सोना का अंतिम संस्कार करवा दे, पर अनुराधा जी और शांति जी मान ही नहीं रहे थे। डॉक्टर बोले, आप थोड़ी देर बैठकर अच्छे से सोच लीजिए, बाकी आके आपकी इच्छा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और वाहन को फ़ोन करता है। देखिए सर, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी है, पर वह जब तक मिस्टर आदित्य को होश नहीं आ जाता तब तक अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। आहान बोला,
वह सब मैं नहीं जानता, तुम्हें कैसे भी करके आदित्य को होश में आने ही नहीं देना है। मैं भी देखता हूँ कि वह कब तक इंतजार करते हैं। डॉक्टर बोला, पर उन्हें ऐसे कब तक बेहोश रखेंगे? आहान बोला, जब तक कि सोना का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। आदित्य होश में नहीं आना चाहिए। डॉक्टर बोले, पर जैसी उनकी क्रिटिकल सिचुएशन है, उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन देना उनके जान के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इसमें बहुत रिस्क भी है, उनकी जान भी जा सकती है। आहान गुस्से से बोला, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिंदा रहे ना रहे, बस तुम कैसे भी करके उसे बेहोश रखो, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम अपने परिवार को जिंदा देखना चाहते हो। या डॉक्टर गिड़गिड़ाते हुए, नहीं नहीं, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करूंगा, मैं आदित्य को होश में नहीं आने दूंगा। आहान हंसते हुए फोन रख देता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं, पर डॉक्टर आदित्य को बेहोशी के इंजेक्शन लगाकर बेहोश ही रखता है। आहान डॉक्टर पर बराबर दबाव बनाए रखा था। डॉक्टर की हालत भी खराब हो रही थी, क्योंकि उसका पूरा परिवार आहान के कब्जे में था। सोना के भाई और भाभी भी गांव से आ जाते हैं। डॉक्टर सोना के भाई को समझाने की कोशिश करता है। आखिरकार में डॉक्टर सोना के भाई को समझाने में कामयाब हो ही जाता है, और सोना का भाई अनुराधा जी और शांति जी को समझाते हैं। तीसरे दिन जब तक आदित्य को होश नहीं आता है, तो ना चाहते हुए उन लोगों को सोना का अंतिम संस्कार करना ही पड़ा। बहुत भारी मन से सबने सोना को अंतिम विदाई दी। सोना के भाई ने सोना के अंतिम संस्कार की क्रिया विधि की। आहान दूर खड़ा खड़ा सब देख रहा था। आखिरकार उसके प्लानिंग का आखिरी पड़ाव भी खत्म हुआ। अब सोना उसकी थी, उसे कोई भी सोना से दूर नहीं कर सकता था। आहान डॉक्टर को लेने के लिए अपने दोनों आदमियों को भेजता है। आहान डॉक्टर को लेने के लिए अपने आदमियों को भेजता है। आहान के आदमी डॉक्टर को लेकर एक गोदाम में आते हैं, पर आने से पहले वो डॉक्टर की आंखों पर कपड़ा बांध देते हैं। जब वो डॉक्टर को गोदाम में लेकर आते हैं, तो उसकी आंखों से पट्टी हटाते हैं। पट्टी के हटते ही डॉक्टर जैसे ही आंखें खोलता है, अपने परिवार को सामने पाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो दौड़कर अपनी बीबी और बच्चे को गले लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी पत्नी का भी यही हाल था, वो भी अपने पति को सामने देखकर रोने लगती है। डॉक्टर ऊपर से नीचे तक अपनी पत्नी को देखता है कि कहीं उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है। 5 मिनट बाद, अगर मिलना जुलना हो गया हो तो काम की बात कर लें, आहान उनको देखकर बोलता है। डॉक्टर के चेहरे से खुशी गायब हो जाती है और फिर से घबराहट होने लगती है कि अब और क्या बाकी रह गया है। आहान अपने आदमियों को इशारा करता है और वो डॉक्टर के बीबी और बच्चे को वहां से ले जाने लगते हैं। पूरा परिवार फिर घबराने लगता है। डॉक्टर आहान के हाथ जोड़ते हुए, प्लीज़ मेरे परिवार को छोड़ दीजिए, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, प्लीज़ अब हमें जाने दीजिए, हम कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएंगे, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। जाने दूंगा, ज़रूर जाने दूंगा, पहले कुछ ज़रूरी बात तो हो जाए, तब तक मेरे आदमी इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। डॉक्टर और उसका पूरा परिवार रोने लगता है। आहान बोला, देख डॉक्टर, मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहता हूँ, यह तो तू अच्छे से जानता है, तू बिना कोई तमाशा किए मेरी बात मान ले तो अच्छा है। अपनी गन को पॉकेट में से निकालते हुए, वरना मेरे पास और भी रास्ते हैं। डॉक्टर हड़बड़ाते हुए, हाँ जी जी बोलिए। आहान, अब तक तुमने बहुत ही समझदारी से अपना काम किया है, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी देख रेख में सोना का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, कल मैं उसे यहाँ से बहुत दूर लेकर जा रहा हूँ, तो तुम उसके रास्ते की सारी अरेंजमेंट कर देना और अपने हॉस्पिटल में लीव एप्लीकेशन भी दे देना, और यही बात बोलना कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, तुम उनके पास जा रहे हो, 1 महीना बाद लौटोगे। डॉक्टर बोला, पर आहान बोला, भी मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं है, आदित्य को होश कब तक आएगा? डॉक्टर बोला, मैंने उन्हें कल सुबह इंजेक्शन दिया था, आज अंतिम संस्कार हो गया है, तो नहीं दिया था तो आज शाम तक होश आ जाना चाहिए। आहान बोला, यह अच्छी बात है कि उसे तुम्हारे सामने ही होश आ जाएगा, वरना कोई और डॉक्टर अटेंड करता तो शायद उसके बेहोशी के बारे में पता चलने का डर रहता। डॉक्टर बोला, पर आज सुबह मैंने चेक किया था तो उनकी नब्ज काफ़ी धीरे चल रही थी, मुझे उनके लिए भी डर लग रहा है, कहीं उनको कुछ हो न जाए। आहान मुस्कुराते हुए, यह तो और अच्छा होगा, मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा, वैसे अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा रहे या ना रहे, मुझे मेरी चीज़ मिल गई, मैं उसी में खुश हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ तेरा मुंह खुला, वहाँ तेरा और तेरे परिवार का टिकट कटा। डॉक्टर बोला, नहीं नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। आहान बोला, वेरी गुड, अपनी पत्नी को भी अच्छे से समझा देना। तू अभी तो यहाँ से जा सकते हो, पर यह बात हमेशा याद रखना कि मेरी नज़र हमेशा तेरे ऊपर ही रहेगी। आज का हॉस्पिटल का काम निपटा कर कल मेरे आदमी आएंगे तुझे तेरे घर से पिकअप करने, कहाँ जाना है वो सब कल तुझे पता चल जाएगा।
अभी तू यहाँ से जा सकता है। डॉक्टर बोला, पर वो मेरी बीबी बच्चे। आहान हंसते हुए बोला, अरे डॉक्टर, इतनी जल्दी भी क्या है, कल मिल ही तो रहे हो। आहान के आदमी फिर से डॉक्टर की आंखों पर पट्टी बांध देता है। डॉक्टर मायूसी से वहां से लौट जाता है। अगले दिन डॉक्टर आदित्य का चेकअप करता है, पर आदित्य को होश नहीं आता है। डॉक्टर को आदित्य के लिए चिंता होती है। वो आदित्य को इंजेक्शन देता है और अनुराधा जी और शांति जी को उनके पास रुकने को बोलकर अपने काम के लिए चला जाता है। इधर आहान भी सोना को यहाँ से दूर ले जाने की सारी तैयारी कर लेता है। वो एक प्राइवेट जेट बुक करता है जिसमें सारी सुविधा थी, जिससे सोना को ट्रैवलिंग के दौरान कोई परेशानी ना हो। सब काम निपटा कर वो वापस हॉस्पिटल आता है। सोना अभी भी उसी हॉस्पिटल में थी, पर सबकी नज़रों से दूर थी। सोना को अभी तक होश नहीं आया था, इसलिए आहान को सोना को यहाँ से ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो आसानी से पीछे वाले रास्ते से सोना को ले जाता है। इधर जैसे ही सोना हॉस्पिटल से बाहर होती है, अचानक से आदित्य को होश आता है। आदित्य सोना सोना जोर से पुकारता है। अनुराधा जी और शांति जी आदित्य को संभालने की कोशिश करती हैं, पर आदित्य किसी के संभार में नहीं आता है। आदित्य कमरे का सारा सामान तहस नहस कर देता है। वो अपनी बोतल भी निकाल देता है, पास में रखी ट्रे फेंक देता है। शोर सुनकर डॉक्टर और नर्स भी भाग कर आते हैं। आदित्य को इस तरह बेकाबू देखकर डॉक्टर उसे फिर से बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। 2 मिनट में ही आदित्य वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। डॉक्टर और वार्ड बॉय मिलकर आदित्य को बेड पर लिटा देते हैं। आहान बहुत खुश था कि आखिरकार उसकी जीत हुई। उसने आदित्य से सोना को छीन ही लिया था, पर अब उसके सामने यह समस्या थी कि जैसे ही सोना को होश आएगा वो आदित्य के पास जाने की जिद करेगी, तब वह क्या करेगा। आहान के दिमाग में यही सब चल रहा था कि अब आगे वो क्या करे। तभी आहान के फ़ोन पर डॉक्टर का फ़ोन आता है। आहान बोला, डॉक्टर क्या हुआ। डॉक्टर घबराते हुए बोला, वो मिस्टर मित्तल वो कोमा में चले गए हैं। आहान मुस्कुराते हुए, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है, यह तो अच्छी बात है। डॉक्टर आश्चर्य से, पर अगर किसी को पता चल गया तो मतलब मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आहान बोला, अरे डॉक्टर, उसकी तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। तुझे अपनी बीवी और अपनी जान प्यारी हो तो वहाँ से जल्दी से निकल, मैं बाकी का सब संभाल लूँगा। डॉक्टर बोले, जी जी, मुझे अपनी बीवी बच्चे के पास जाना है। आहान बोला, तो बस फिर फटाफट अपना काम निपटा और निकल ले, मेरे आदमी बाहर तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुँच जा। इतना बोलकर फ़ोन कट कर देता है। डॉक्टर अपने माथे पर आए पसीने को पोंछकर जल्दी से अपनी लीव की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करता है और आहान के आदमियों के साथ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जैसे ही खुशी से वहां से जाने लगता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, पर एक बात याद रखना डॉक्टर। डॉक्टर के कदम वहीं ठिठक जाते हैं। आहान उसके पास आकर, मेरी नज़र हमेशा तुझ पर रहेगी। अगर तूने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो तुझे मारने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। तुझे जिंदा बस तेरे बच्चों की वजह से छोड़ा है, क्योंकि जानता हूँ बिना माँ बाप के बड़े होना कैसा होता है। इसलिए बिना कोई होशियारी किए अपनी ज़िंदगी आराम से जीना, और कभी भी अपना मुँह खोलने की कोशिश मत करना, वरना मुझे पता चल जाएगा और उसके बाद तेरे साथ मैं क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता है। तो डॉक्टर आहान के हाथ जोड़ते हुए, नहीं नहीं, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और आहान भी अपने जेट में आकर बैठ जाता है और सोना को यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाता है। आहान ने आदित्य के लिए अपने खरीदे हुए डॉक्टर को रख दिया था, ताकि किसी को भी आहान के प्लान के बारे में कुछ पता न चले। बेचारा आदित्य कोमा में ही रहता है। उसके साथ कितनी बड़ी साजिश हुई थी उसका उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं था। उसका अपना दोस्त उसके साथ ऐसा कुछ करेगा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार आदित्य को होश आता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, सामने शांति जी और अनुराधा जी खड़े हुए थे। आदित्य को देखकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य धीरे से बोला, माँ क्या हुआ है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और सोना सोना कहाँ है। दोनों ही आश्चर्य से आदित्य को देखती हैं, फिर एक दूसरे को देखती हैं। आदित्य बोला, क्या हुआ, आप दोनों ऐसे क्यों देख रही हैं, सोना कहाँ है। और फिर अपने आप को देखकर, मुझे क्या हुआ है, मैं यहाँ क्यों हूँ। अनुराधा जी और शांति जी को कुछ समझ नहीं आता है। डॉक्टर ने तो कहा था कि सोना की मौत की खबर सुनकर आदित्य बेहोश हुआ था, उसके बाद आज होश आया है, तो यह ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी डॉक्टर आते हैं। कैसे हैं मिस्टर मित्तल, अब कैसा फील हो रहा है। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है और मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे कुछ हुआ था क्या।
और मेरी वाइफ सोना वो कहाँ पर है? डॉक्टर भी आदित्य को देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। अनुराधा जी और शांति जी दोनों सवालिया नज़रों से डॉक्टर को देखती हैं। डॉक्टर आदित्य को समझाते हुए, अरे आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, आप भी बिल्कुल ठीक है, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। और शांति जी और अनुराधा जी को देखते हुए, आप लोग 1 मिनट ज़रा बाहर आइए। डॉक्टर बाहर निकल जाता है और पीछे पीछे अनुराधा जी और शांति जी भी जाती हैं। अनुराधा जी बोली, ये मेरे बेटे को क्या हो गया है डॉक्टर, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसे तो पता है कि सोना इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? डॉक्टर बोला, देखिए जब यह हादसा हुआ था तब मैं यहाँ तो था नहीं, पर मैंने उनका पूरा केस स्टडी किया है तो मुझे लगता है कि इतने बड़े शौक के बाद वो कोमा में रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका दिमाग वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और वो उस बात को पूरी तरह भुला देना चाहता है। इसलिए मुझे लगता है कि आदित्य जी का दिमाग भी सोना जी की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और वो पूरी चीज़ उन्होंने अपने दिमाग से हटा दी है और वो वहीं पहुंच गए हैं जब वो एक्सीडेंट से पहले खुशी खुशी अपनी दुनिया में थे। शांति जी और अनुराधा जी बोली, डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर बोला, कोमा में भी इंसान का दिमाग काफ़ी हद तक काम करता है, अगर वह यह सब बातें नहीं भूलते तो शायद वो कभी कोमा से बाहर नहीं आ पाते। शांति जी बोली, पर अब हम क्या करें, आदित्य जी सोना से मिलने की जिद कर रहे हैं, हम उन्हें कैसे समझाएं कि वो जिसके लिए जिद कर रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर बोला, देखिए आप लोग घर वाले हैं तो यह बात आप लोगों को ही बताना होगा, पर ध्यान दीजिएगा कि उन्हें ज़्यादा दिमाग पर लोड ना हो या वो गुस्से में अपने आप को या किसी और को कोई नुकसान न पहुंचा दें। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। अनुराधा जी और शांति जी का दिल बैठा जाता है कि वो कैसे आदित्य को सोना की मौत के बारे में बताएं। वो दोनों बहुत भारी मन से आदित्य के रूम में जाते हैं। आदित्य बेसब्र सा सोना का इंतजार करता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी आंखें सोना को ही ढूंढ रही थी। आदित्य इधर उधर देखते हुए, आप लोग अकेले क्यों चले आए, सोना कहाँ है, वो क्यों नहीं आई? दोनों के पास शब्द नहीं थे कि वो आदित्य को क्या बोले। आदित्य बोलिए ना, सोना कहाँ है, क्या वो घर पर है? पर उसे यहाँ मेरे पास होना चाहिए था ना। आदित्य की बातें सुनकर दोनों के ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य बोला, क्या हुआ है, आप दोनों ऐसे रो क्यों रही हो, सोना कहाँ है, वो ठीक तो है ना? अनुराधा जी आदित्य के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, शांत हो जा बेटा, वो जहाँ होगी ठीक होगी। आदित्य अनुराधा जी का हाथ झटकते हुए, ये आप क्या कह रही हैं, जहाँ होगी ठीक होगी का मतलब क्या है? शांति जी के पास आकर, आप तो बताइए सोना कहाँ है, वो यहाँ क्यों नहीं आई? आदित्य की बात सुनकर शांति जी जोर जोर से रोने लगती हैं। आदित्य बोला, आप दोनों ऐसे क्यों रो रही हैं, कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं, कहाँ है मेरी सोना, बोलिए कहाँ है, बोलते क्यों नहीं, कहाँ है सोना? शांति जी जोर से चीखते हुए, नहीं है आपकी सोना, कहीं नहीं है, ना यहाँ ना घर पर, ना ही इस दुनिया में, कहीं नहीं है सोना। आदित्य के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो शांति जी को छोड़कर पीछे बढ़ता है। नहीं, यह नहीं हो सकता है, मेरी सोना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है, यह झूठ है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अनुराधा जी रोते हुए, नहीं बेटा यह सच है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तुझे और हमें छोड़कर जा चुकी है। आदित्य जोर से चीखते हुए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी सोना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। अनुराधा जी बोली, यही सच है बेटा, हम तुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, तुझे तकलीफ में देखकर हमें अच्छा थोड़ी ना लगता है, पर जो सच है वो है। आदित्य बोला, नहीं यह सच नहीं है, यह हो ही नहीं सकता है, और अगर सोना इस दुनिया में नहीं है तो मैं भी उसके बिना इस दुनिया में नहीं रह सकता हूँ, बोलकर खिड़की से छलांग लगाने लगता है। अनुराधा जी और शांति जी जोर से चीखती हैं, नहीं। आदित्य के साथ ऐसा क्या हुआ है जो आदित्य अपने ही माँ से इतनी नफरत करने लग गया है? क्या आदित्य सोना को आहान के पास से बचा कर ला पाएगा? क्या आहान कभी समझ पाएगा कि प्यार जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता है? आहान का पागलपन सोना और आदित्य की ज़िंदगी में क्या नया मुसीबत लाएगा, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।